हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉर्पोरियल वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फ्रिक्शन एंड इट्स कॉज। दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शन क्या होता है और किस कारण से होता है। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी फोर्सेस के बारे में पढ़ा है। मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सभी फोर्सेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं और सबके बारे में इंफॉर्मेशन ले चुके हैं। लेकिन अब जो हमारा टॉपिक बनता है फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज़ फ्रिक्शन, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, सो ये हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स को कैसे इजीली ग्रैब किया जा सकता है, समझा जा सकता है। तो देखिए, अगर एक साइकिल मूव कर रही है, अगर ये साइकिल मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये मोशन में होगी और जो ये इंसान है यहाँ बैठा है ये लगा रहा होगा इसके ऊपर मस्कुलर फोर्स अपनी बॉडी की। अगर कोई इसको पीछे से पुश करे, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में पुश कर दे, तो क्या होगा, जो हमारी साइकिल है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर इसी डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम सामने से इसको ऐसे रोकें, सामने से इसको रोकें, तो क्या होगा, साइकिल की स्पीड स्लो हो जाएगी और धीरे धीरे साइकिल रुक जाएगी। ओके, यानी कि जो हमारी साइकिल मूव कर रही थी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही थी आगे की तरफ, हमने सामने से आकर उसको अपने हाथ से मस्कुलर फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश करी, और धीरे धीरे साइकिल की स्पीड क्या हो गई, धीरे धीरे साइकिल की स्पीड कम हुई और वो एक टाइम पर रुक गई। तो क्या देखा हमने ये देखा कि जो अगर हम पीछे से फोर्स लगा रहे थे, जिस डायरेक्शन में वो साइकिल मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, तो उसकी स्पीड बढ़ रही थी। उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई, तो वो चीज़ रुक गई, दैट इज साइकिल रुक गई। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आगे फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा आपको कि कोई चीज़ रुक रही है, कोई मूविंग बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है और वो रुक रहा है थोड़ी देर बाद जाकर, तो उसके रुकने के पीछे सिर्फ एक रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे कोई ऐसी फोर्स लग रही है जो उसको अपोज कर रही है। ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसी फोर्स लग रही है जो उसको अपोज कर रही है, और उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम, फ्रिक्शनल फोर्स। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या फोर्स हुई, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन को रोकती है, दैट इज़ उसके अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये सीखेंगे हम वहाँ पे। आपने देखा भी था, मान लीजिए हमारे पास ये ब्लॉक है, ये आगे मूव कर रही है, लेकिन कुछ देर बाद आगे जाके रुक जाती है। क्यों इसलिए रुक जाती है, इसी रीज़न से, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है जो उसको रोक रहा है। रोकने वाला कौन होगा, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर मोशन इस साइड है तो वो इस साइड लगेगा, उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। तो अभी हमने यहाँ सीखा, अगर आप किसी चीज़ को रोकना चाहते हो तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे ये साइकिल इधर मूव कर रही थी, आपने इसको इधर फोर्स लगा दी। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रुक रहा है सरफेस के ऊपर, इसका मतलब सरफेस के ऊपर, तो सरफेस के नीचे यदि सरफेस में कोई फोर्स ऐसी लग रही है जो उसके मोशन को रोक रही है, और रोकने वाली फोर्स क्या होती है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही लगती है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन? इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव on a surface
द सरफेस अप्लाइड अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सरफेस इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, उसी फोर्स को बोलेंगे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स हमेशा देखो, अगर बॉडी रुक रही है आगे जाकर, मोशन में है तो आगे जाकर रुक जाएगी, तो रोकने वाली फोर्स कौन सी होती है? रोकने वाली फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। मैंने आपको दिखाया था अभी, हमने अभी साइकिल रोकी थी, एक साइकिल जो मूव कर रही थी इस डायरेक्शन में, हमने उसको रोकना चाहा तो रोकने के लिए हमने उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आगे जाके रुक रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे कोई ऐसी फोर्स है जो उसके मोशन के अपोजिट लग रही है। उसी अपोजिट फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि इसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगी। कौन सी फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। ओके, नाउ तो देखिए, अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये ध्यान रखना, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके उल्टी डायरेक्शन में कौन होगा? फ्रिक्शन। ठीक है, हम ये सीख गए फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स होती है जो मोशन के अपोजिट होती है, दैट इज़ मोशन को अपोज करती है। अब हम सीखेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि फ्रिक्शन आया वहाँ पे, कि किस कारण से हुआ फ्रिक्शन, दैट इज़ कॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में सीखेंगे। सो फ्रिक्शन की कॉज को समझने के लिए कि फ्रिक्शन किस कारण से होता है, तो देखिए ये हमारी एक सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है ये हमारी। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखी है, वुडन ब्लॉक। तो ये इसकी सरफेस है जो कांटेक्ट में है विद द टेबल सरफेस। ओके, ये टेबल सरफेस मान लीजिए और ये हमारी ब्लॉक है। देखने में आपको स्मूथ लगेगी, जैसे ही आप इसके ऊपर हाथ लगाओगे आपको बहुत स्मूथ फील होगी ये, बट इन एक्चुअल वास्तव में कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होती। अगर अब उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें, दैट इज़ हमें ये सरफेस ऐसी नज़र आएगी, हमें ये सरफेस इस प्रकार से नज़र आएगी। दैट इज़ जो हमारी टेबल है उसके अंदर हमें इरेगुलरिटीज़, दैट इज़ गड्ढे नज़र आएंगे, और जो हमारी ब्लॉक है इसके अंदर भी हमें गड्ढे नज़र आएंगे, दैट इज़ इरेगुलरिटीज़ नज़र आएंगी। दैट इज़ इनके बीच में टीथ्स नज़र आएंगे आपको, टीथ्स। तो जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो इनके टीथ्स आपस में, जो इनके टीथ हैं आपस में क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आगे मूव करवाना चाहोगे, इस ब्लॉक को, ये ब्लॉक की टीथ्स हैं, अगर आप इसको आगे मूव करवा रहे हो तो ये जो टीथ हैं इसमें फंस जाएंगे और इसको आगे मूव नहीं करने देंगे। ओके, तो यहाँ से हम ये सीख रहे हैं कि स्मूथ से स्मूथ सरफेस भी इरेगुलर होती है अगर हम उसको एक माइक्रोस्कोप से देखें, छोटे लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसको लेकर जाएं तो। ओके, तो यही कारण है, इनकी जो इंटरलॉकिंग है, इनके जो टीथ हैं, यही फ्रिक्शन का कारण है। ये आपस में फंस जाते हैं और वो चीज़ आगे मूव नहीं करती है तो थोड़ी दूर आगे जाके रुक जाती है। ठीक है, यही है हमारी रीज़न ऑफ फ्रिक्शन, कि जो इनकी इंटरलॉकिंग होती है, जो इनके टीथ्स होते हैं, दोनों सरफेसेस में इरेगुलरिटीज़ होती हैं, उन्हीं के कारण से फ्रिक्शन होता है। सो वन मोर थिंग, हाउ कैन वी अवॉइड, या कह लो डिक्रीज फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं, हम फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं।
बट इसको अवॉइड नहीं कर सकते। डिक्रीज़ कर सकते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। कैसे? देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कैरम बोर्ड का। कैरम बोर्ड जो आजकल लॉकडाउन में काफ़ी लोकप्रिय है हाउस होल्ड गेम्स में। कैरम बोर्ड के अंदर हम जब खेलते हैं तो जो हमारी पीसीज होते हैं और जो हमारी कैरम बोर्ड की सरफेस होती है वो आपस में कांटेक्ट में होती है, इस तरीके से कांटेक्ट में होती है। सो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम इसके ऊपर पाउडर डाल देते हैं। पाउडर डाल देते हैं तो क्या होता है, पाउडर डालने से जो ये इंटरलॉकिंग है, ये जो गड्ढे हैं ये उस पाउडर से भर जाते हैं। पाउडर से भर जाते हैं तो उनके बीच का जो फ्रिक्शन है, जो पीसीज है और जो सरफेस है कैरम बोर्ड की, उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है। ख़त्म नहीं होता, कम हो जाता है। तो हम ये सीख रहे हैं, फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं बट रिमूव नहीं कर सकते। रिमेंबर इट। व्हाट इज़ द रीज़न कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का कारण सिर्फ ये है कि फ्रिक्शन दो सरफेसी के बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है ड्यू टू देयर इरेगुलरिटीज़, वही होता है फ्रिक्शन का कारण। सो अब हम देखते हैं नोट्स। ओके, जल्दी से नोट्स देखते हैं और उन्हें राइट करते हैं। कॉज ऑफ फ्रिक्शन। सरफेस फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ ऑफ टू सरफेसिस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दैट इज़ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो सरफेसिस हैं उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है, जो इरेगुलरिटीज़ होती है, उन्हीं के कारण फ्रिक्शन होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वही एज इट इज़ यहाँ पर लिखा है। राइट इट, पॉज द वीडियो एंड राइट योर नोट्स। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो दिस इज़ द अनदर एग्जांपल। ये हमारा बॉक्स है, ये हमारी सरफेस है। अगर हम इसको जूम करें, जूम करके देखें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो हमें ये सरफेस ऐसे नज़र आएंगी, दोनों में इरेगुलरिटीज़ नज़र आएंगी। जो इनके बीच में ये क्या है, इंटरलॉकिंग बिटवीन इरेगुलरिटीज़। ओके, तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई। व्हेन अ स्मूथ सरफेस इज़ ऑब्जर्व्ड विद माइक्रोस्कोप, जब कभी भी हम एक स्मूथ सरफेस को माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे, वी सीन दैट स्मूथ सरफेस इज़ आल्सो इरेगुलरिटीज़ विच कोज फ्रिक्शन, जिसके कारण फ्रिक्शन होता है। नाउ वी कैन प्ले कैरम विच स्प्रेड सम पाउडर ऑन इट्स सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन पीसीज एंड सरफेस ऑफ कैरम। क्यों ऐसा क्यों होता है? जो पाउडर होता है वो इंटरलॉकिंग के अंदर सरफेस की भर जाता है और फ्रिक्शन को कम कर देता है। ये सारे एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर। नाउ ईच सरफेस हैज़ इरेगुलरिटीज़ इवन इट्स लुक स्मूथ। हर सरफेस अगर वो आपको स्मूथ भी नज़र आ रही है तब भी उसके अंदर इरेगुलरिटीज़ होंगी अगर आप उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें तो। वन मोर थिंग जो मैंने बताया था आपको, वी जस्ट रिड्यूस फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स लाइक पाउडर, ग्रीस एक्सेट्रा, बट कांट रिमूव इट। हम इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ये अगर सरफेस ऐसी है तो इसमें अगर पाउडर डाल दें तो इस प्रकार से वो नज़र आएगी। ओके, दिस लेक्चर इज़ ओवर हियर।